गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से भारत में राष्ट्रवाद। इसके दो टॉपिक पहली वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। अब चर्चा करेंगे इसका थर्ड टॉपिक सविनय अवज्ञा की ओर। कहते हैं फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। क्यों? क्योंकि शायद आपको याद हो कि 1922 में गोरखपुर जिला चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटी थी। एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे दुखी होकर गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला था। क्योंकि 1923 ईस्वी में जब 1922 में गांधी ने आंदोलन वापस लिया था तो जनता इनसे बहुत नाराज थी और जनता इनसे दूर होने लगी थी। इस समय अब एक नए दल का उदय हुआ 1923 में, जिसे स्वराज पार्टी कहा गया और इसका निर्माण CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया 1927 में और उसे 1928 में भारत में संवैधानिक जांच करने के लिए भेज दिया था। इस बारे में सुझाव देने थे कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इस आयोग में, इसीलिए जब भारत में यह आयोग आया तो इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य। आधा राज्य मीन्स सरकार चला आप रहे हैं लेकिन नियम इंग्लैंड से बनेंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी नेताओं, मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमेन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ध्यान रखना भाई स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर के लिए मैप पे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में है, में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और औपचारिक रूप से मान लिया गया, तय कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि उस समय भारत में ही नमक बनाया जाता था और भारतीयों से ही कर लिया जाता था। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इसमें 11 मांगे थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उसके अभियान में शामिल हो सके। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उनके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। भाई
महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी, गुजरात में डांडी तट तक चली। इससे 240 किलोमीटर की दूरी थी और लगभग यह दूरी 24 दिनों में तय की। 10 मील का सफर प्रतिदिन तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते थे हजारों लोग उनकी भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। इन सभाओं में महात्मा गांधी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें और यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान भी किया गया था। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ऐसे आंदोलन के समय पढ़ा था हमने बच्चों। पिकेटिंग का अर्थ होता है कि मादक पदार्थों के दुकानों के सामने धरने देना ताकि आम जन उन मादक पदार्थों तक ना पहुंच सके। इसे पिकेटिंग कहा गया था। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। ये वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी थी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। हिंसक मीन्स झगड़े हुए। अप्रैल 1929 तक जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीमांत गांधी किन के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। क्या गिरफ्तार कर लिया गया तो गुसाई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोली का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवन, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए और औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहाई करने पर राजी हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन चले गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और निराश होकर वापस लौटे। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति धीमी पड़ती चली गई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे? उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे? गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। जब 1932 में आंदोलन फिर शुरू हुआ तो उनमें से बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया था या हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था कुछ लोगों ने। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे पाटेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से
कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती रही। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया था? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों ने उद्योगपतियों ने भारी मुनाफे कमाए थे। वे लगातार ताकतवर होते चले गए थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके लिए उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी डी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबारी औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग धंधे निर्बोध ढंग से फल फूल सकें। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति को आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि उससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी के आह्वान पर बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का सही असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा किस सीमा तक बढ़ा भाई? कहते हैं ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित का उत्पीड़न कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि इस फरिश्ता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया था। हरिजन अछूतों के लिए शब्द प्रयोग किया गया, ध्यान रखना भाई। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं का समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। मैला ढोने वालों काम को प्रतिष्ठित दिलाने के लिए शौचालय साफ करने लग गए थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही। विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा है। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र में एक बात खास तौर से दिखाई देती है जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता थे। उन्होंने एक दलित वर्ग एसोसिएशन गठित किया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली थी तो गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में अनेक एकीकरण प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के तहत अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ और दोनों साथ मिलकर चलने लगे भाई। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। ऐसे खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया था।
1920 के दशक के बाद कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के बीच काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते चले गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अभी दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मुस्लिम लीग के एक नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर वह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जयकर ने एक समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों को बड़ा तबका किसी संयुक्त मोर्चे या संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्षों की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो देंगे। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपी जब लोगों ने महसूस करने लगे कि एक ही राष्ट्र, हम सब एक राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते थे, लेकिन दोनों राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं में नए अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित होगा। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। भाई जैसे एक उसकी चित्र बनाया गया, छवि बनाई गई थी, इसमें दिया गया, देखिए। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उसने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर लिया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। वह शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे और भारत माता की छवि विविध रूप से ग्रहण करती गई। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। भाई मद्रास के नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संरचना 4 खंडों में प्रकाशित किया था। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचार और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों की एकजुट करने और उन्हें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते हुए बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल, हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी 3 रंग का था, सफेद, हरा और लाल। इसके मध्य गांधीवाद का प्रतीक चरखा था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में इस झंडे को थामे चलना शासन में के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ये था आपका लेसन। निष्कर्ष: अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षा के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया और एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, इसी वजह से आंदोलन भीतर अक्सर बिखराव आ जाते थे। कांग्रेस की सरगर्मी और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे।
संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। ये था चैप्टर। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। व्याख्या करें, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से जुड़ी हुई क्यों थी। सेकंड क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। यस, क्योंकि उस समय जबरन भर्ती की एक जो प्रक्रिया थी जिससे लोग क्रोधित हो गए थे। भारत में रॉयलेट एक्ट के विरोध में क्यों था, क्योंकि रॉयलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को संदेह मात्र होने पर 2 वर्ष तक बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखने का प्रावधान था। गांधी जी ने ऐसे आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था, क्योंकि अचानक हिंसात्मक घटना हो गई थी चोरा चोरी नामक स्थान पर, पुलिस चौकियों को आग लगाना, इससे वापस दुखी होकर इन्हें वापस लिया था। सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या था, सत्याग्रह आग्रह करना, क्योंकि ऐसा सत्याग्रह सबसे पहले इन्होंने अफ्रीका में चलाया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। फिर साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था भाई। ये कुछ इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये था हमारा इतिहास का सेकंड लेसन, भारत में राष्ट्रवाद। आज के लिए इतना ही, फिर नए लेसन के साथ इस लेसन के एंड के साथ और नए लेसन की शुरुआत के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।